Hi friends, welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of oscillations and waves in which today we will discuss about boundary conditions and normal modes. दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोलन एवं तरंगे के आज के हमारे इस लेक्चर में हम सीमा प्रतिबंध तथा कंपन विधा के बारे में चर्चा करेंगे। So in this lecture we will discuss about general solution of wave equation and boundary conditions and normal modes। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम तरंग समीकरण का व्यापक हल एवं सीमा प्रतिबंध तथा कंपन विधाओं के बारे में चर्चा करेंगे। So first of all, general solution of wave equation। तो सबसे पहले तरंग समीकरण का व्यापक हल। So general solution of wave equation: if a wave is propagating through a medium, then यदि एक तरंग माध्यम में से संचरित होती है तो उसका समीकरण होगा d2y by dt2 is equal to v square d2y by dx2। Here v is the velocity of wave। यहां v तरंग का वेग है। It is clear from this equation that y is a function of x and t। इस समीकरण से स्पष्ट है कि y स्थिति तथा समय का फलन है या y x तथा t का फलन है। Let the solution of this equation be। माना इस समीकरण का हल y इक्वल टू f of t g of x है। यहां f समय का फलन है जबकि g स्थिति का फलन है एंड f एंड g दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमको y मिलेगा। If we differentiate y with respect to position और with respect to x twice, यदि हम y का x के सापेक्ष दो बार अवकलन करें तो d2y by dx2 equal to f into d2g by dx2। Because f is a function of time, so it will be constant। चूंकि f समय का फलन है इसलिए यह नियत होगा। So d2y by dx2 equal to f d2g by dx2। Similarly, if we differentiate y with respect to t twice, then we get d2y by dt2 equal to g d2f by dt2। इसी प्रकार यदि हम y का समय के सापेक्ष दो बार अवकलन करें तो यहां पर g नियतांक होगा क्योंकि g x पर डिपेंड करता है, t पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए g हमारे लिए कांस्टेंट एंड f का t के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशियल करोगे तो d2f by dt2। नाउ इफ वी सब्स्टिट्यूट d2y by dt2 equal to g d2f by dt2 and d2y by dx2 equal to f d2g by dx2। यदि हम इस समीकरण में d2y by dt2 का मान ये तथा d2y by dx2 का मान ये रखें तो हमें क्या मिलेगा? g d2f by dt2 is equal to v square f d2g by dx2। Now we divide this equation by fg। यदि हम इस समीकरण को fg से भाग दें तो 1 upon f d2f by dt2 is equal to v square by g d2g by dx2। तो जैसे आप fg से इसको डिवाइड करोगे तो यहां पर g से g कैंसिल हो जाएगा और 1 by f मिलेगा और यहां पर f से f कैंसिल हो जाएगा इसलिए 1 by g मिलेगा। तो fg से भाग देने पर यह समीकरण हमारी इस रूप में परिवर्तित होगी। अब ये इसके इक्वल है। ये केवल हमारा टाइम का फंक्शन है, यहां पर ये केवल x का फंक्शन है या x का फलन है, अतः ये दोनों किसी नियतांक के बराबर होंगे। लेट
दिस कांस्टेंट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, माना यह नियतांक माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो 1/f d2f by dt2 इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई जी d2g by dx2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब एक बार हम इसको इसके साथ में ले लेते हैं एंड सेकेंड टाइम इसको इसके साथ में ले लेते हैं। सो 1/f d2f by dt2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। So 1/f d2f by dt2 is equal to minus omega square. Now f यहां पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, so d2f by dt2 is equal to minus omega square f और d2f by dt2 plus omega square f equal to 0. Now ये इक्वेशन हमको मिल गई है। This equation is equivalent to an equation of simple harmonic motion fits solution। चूंकि यह समीकरण सरल आवर्त गति के तुल्य है, इसलिए इस समीकरण का हल f इक्वल टू c sin ओमेगा t प्लस d cos ओमेगा t होगा। सो f इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हमको इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन मिलेगा वो t का फंक्शन होगा, t का फलन होगा। So f of t equal to c sin omega t plus d cos omega t। Now हमको ये क्वेश्चन मिली थी, अब हम इन दोनों टर्म को लेते हैं, तो v स्क्वायर बाई जी d2g by dx2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो v स्क्वायर बाई जी d2g by dx2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब v स्क्वायर बाई जी को यहां पर ले लें तो उल्टा हो जाएगा, तो d2g by dx2 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर जी इक्वल टू 0 और d2g by dx2 प्लस ओमेगा बाई वी होल स्क्वायर जी इक्वल टू 0। और अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालें तो हमको g की वैल्यू मिलेगी जो x का फंक्शन होगा, x का फलन होगा। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी, अतः इस समीकरण का हल होगा, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज gx इक्वल टू e sin ओमेगा x अपॉन v प्लस f cos ओमेगा x अपॉन v। नाउ हमारे पास में ये इक्वेशन थी और इसका सॉल्यूशन y इक्वल टू f ऑफ t इंटू जी ऑफ x था। सो y इक्वल टू f ऑफ t इंटू जी ऑफ x, f ऑफ t की वैल्यू c sin ओमेगा t प्लस d cos ओमेगा t एंड gx की वैल्यू e sin ओमेगा x अपॉन v प्लस f cos ओमेगा x अपॉन v। तो f ऑफ t की वैल्यू यहां से और g ऑफ x की वैल्यू यहां से हम यहां पर रखें तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको क्या मिलेगा, y इक्वल टू c sin ओमेगा t प्लस d cos ओमेगा t इंटू e sin ओमेगा x अपॉन v प्लस f cos ओमेगा x अपॉन v। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी y and the value of y will be given by this equation. Now बाउंड्री कंडीशंस एंड नॉर्मल मोड्स, सीमा प्रतिबंध तथा कंपन विधाएं। सो बाउंड्री कंडीशंस एंड नॉर्मल मोड्स, द बाउंड्री कंडीशंस आर द रेस्ट्रिक्शंस यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन दैट लिमिट्स द पॉसिबल सॉल्यूशन टू अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सीमा प्रतिबंध प्राय किसी समीकरण के रूप में कुछ बाध्यताएं हैं जो किसी अवकल समीकरण के संभावित हलों का सीमा है। तो हमारे पास में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण के जो संभावित हल होंगे, पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे, उन सॉल्यूशन का रेस्ट्रिक्शंस हमको बाउंड्री कंडीशन से मिलता है, ये सीमा प्रतिबंध से मिलता है। इफ नो बाउंड्री कंडीशन इज एप्लीकेबल ऑन ए वेव देन द सॉल्यूशन ऑफ ए क्लासिकल इक्वेशन इज, यदि किसी तरंग पर कोई सीमा प्रतिबंध कार्य नहीं करते हैं तो चिरसम्मत समीकरण का हल होगा y इक्वल टू c sin ओमेगा t प्लस d cos ओमेगा t
इंटू ई साइन ओमेगा एक्स अपॉन वी प्लस एफ कॉस ओमेगा एक्स अपॉन वी। तो ये सॉल्यूशन अभी हमने निकाला था, ये हमारे उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है जब उस पर कोई भी बाउंड्री कंडीशन नहीं लग रही है। अब हम कोई स्ट्रिंग लेते हैं या रस्सी लेते हैं जिसकी लंबाई L है। वह रस्सी यदि दोनों सिरों पर बंधी हुई है तो जिन सिरों पर रस्सी बंधी हुई है वहां पर हमको नोड मिलेंगे या निष्पंद मिलेंगे। Let the transverse vibrations are produced in a stretched string of length L fixed at both ends, then its boundary conditions are, माना एक L लंबाई की रस्सी दोनों सिरों पर बंधी है तथा इस खींची हुई रस्सी में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो सीमा प्रतिबंध होंगे at x equal to 0 y equal to 0 and at x equal to L y equal to 0। तो एक L लंबाई की हमने रस्सी ली है, एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ली है जिसकी लेंथ L है, वो रस्सी दोनों सिरों पर बंधी हुई है। तो ये हमारा टर्मिनल x इक्वल टू 0 और ये टर्मिनल x इक्वल टू L। अब अगर रस्सी में ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस हैं या अनुप्रस्थ कंपन है तो यहां पर और यहां पर कोई भी वाइब्रेशन नहीं होगा या इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, इसका विस्थापन 0 होगा। तो x इक्वल टू 0 पर भी y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू L पर भी y इक्वल टू 0 होगा। अब हम ये वाली बाउंड्री कंडीशन काम में लेते हैं। सो एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। सो एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में x को हम 0 रखते हैं एंड y को भी हम 0 रखते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू c साइन ओमेगा टी प्लस d कॉस ओमेगा टी e साइन 0 प्लस f कॉस 0। तो जैसे आप x को 0 करोगे एंड y को 0 करोगे हमको ये इक्वेशन मिलेगी। नाउ साइन 0 की वैल्यू 0 तो ये पूरा 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 तो यहां पर केवल f मिलेगा। अब इसका टोटल रिजल्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये वैल्यू 0 हो या फिर f 0 हो, बट दिस वैल्यू इज नॉट 0 सो f शुड बी 0। सो f इक्वल टू 0। तो अब इस इक्वेशन में हम f को 0 कर देते हैं। तो जैसे आप f को 0 करोगे ये हमारा 0 हो जाएगा। सो y क्या हो जाएगा, c साइन ओमेगा टी प्लस d कॉस ओमेगा टी इंटू e साइन ओमेगा एक्स अपॉन v। सो y इक्वल टू c साइन ओमेगा टी प्लस d कॉस ओमेगा टी इंटू e साइन ओमेगा एक्स अपॉन v। नाउ इस e को c के साथ में और d के साथ में मल्टीप्लाई कर दो तो ये फॉर्म हमारा चेंज हो जाएगा, y इक्वल टू सी ई साइन ओमेगा टी प्लस डी ई कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा एक्स अपॉन वी। नाउ c कांस्टेंट e कांस्टेंट, तो सी ई एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं a, d कांस्टेंट e कांस्टेंट तो डी ई को नया कांस्टेंट b मान लेते हैं। सो लेट c इक्वल टू a एंड d इक्वल टू b। तो जैसे ही इसके अंदर वैल्यू रखोगे y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा एक्स अपॉन v। नाउ सेकेंड बाउंड्री कंडीशन हमारे पास में है एट x इक्वल टू l y इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में y को 0 कर देते हैं और x को हम l कर देते हैं। तो जैसे ये वैल्यू रखोगे ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा l अपॉन v। नाउ ये इक्वेशन का रिजल्ट 0 है। सो आइदर a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी इक्वल टू 0 और साइन ओमेगा l अपॉन v इक्वल टू 0, बट a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी इज नॉट 0, इट मीन्स साइन ओमेगा l अपॉन v शुड बी 0। तो ये हमारा 0 नहीं है, इसका मतलब साइन ओमेगा l अपॉन v का 0 होना कंपल्सरी है। सो साइन ओमेगा l अपॉन v इक्वल टू 0 एंड साइन के टेबल में 0 कब आता है, n पाई पर। तो यहां से आ जाएगा ओमेगा l अपॉन v इक्वल टू n पाई। सो ओमेगा l अपॉन v इक्वल टू n पाई और यहां से अगर ओमेगा की वैल्यू निकालोगे तो ओमेगा क्या आ जाएगा,
n pi v upon l. So this will be the angular frequency or frequency of vibration. तो ये हमारी कोणीय आवृत्ति होगी या कंपन की आवृत्ति होगी. Here n equal to 1, 2, 3 and so on. यहां पर n पूर्णांक संख्या है. yn equal to an sin omega n t plus bn cos omega n t sin omega n x upon v. क्योंकि n की वैल्यू 1, 2, 3 है तो ओमेगा को हम ओमेगा n बोल देते हैं और a एंड b को हम an एंड bn रख देते हैं. सो yn हमको ये मिल जाएगा. हियर ओमेगा n इक्वल टू n pi v अपॉन l. हियर ओमेगा n इक्वल टू n pi v अपॉन l and n equal to 1, 2, 3 and so on. Now ये रिजल्ट अभी हमने निकाला है. The general solution of classical wave equation is, चिरसम्मत तरंग समीकरण का व्यापक हल होगा y equal to sigma n equal to 1 to infinity an sin omega n t plus bn cos omega n t sin ओमेगा n x अपॉन v. क्योंकि n इक्वल टू 1, 2, 3 है सो n की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकती है. तो क्लासिकल वेव इक्वेशन जो हमारे पास में थी उसका जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल हमारा ये होगा. दिस इक्वेशन इज द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कंटेनिंग कोसाइन एंड साइन टर्म्स. यह समीकरण अनंत पदों का योग है तथा ये पद कोज्या पद एवं ज्यापद होंगे. सो दिस इक्वेशन इज द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कंटेनिंग कोसाइन एंड साइन टर्म्स. दिस टाइप ऑफ सीरीज इज नोन एज फोरियर सीरीज. इस प्रकार की श्रेणी फोरियर श्रेणी कहलाती है. द ईच टर्म of this series are known as Fourier components. The different values of y corresponding to different values of n provide the different modes of vibration in which the string vibrates. n के विभिन्न मानों के संगत y के विभिन्न मान हमें वे कंपन विधा प्रदान करते हैं जिसमें तनी हुई रस्सी कंपन करती है. तो n के विभिन्न मानों के संगत y के विभिन्न मान उन कंपन विधाओं का मान प्रदान करते हैं जिसमें तनी हुई डोरी कंपन करती है. नाउ y की वैल्यू ये थी. इफ n इक्वल टू 1 देन द स्ट्रिंग विल वाइब्रेट इन अ सिंगल लूप. यदि n का मान 1 हो तो रस्सी एक लूप में कंपन करती है. एंड इट इज नोन एज द फंडामेंटल मोड और फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन. यह कंपन की मूल विधा या कंपन की प्रथम विधा कहलाती है. सो अगर n की वैल्यू 1 है तो हमको इस टाइप का डायग्राम मिलेगा. स्ट्रिंग हमारी सिंगल लूप में वाइब्रेट होगी तो दोनों टर्मिनल पर हमको नोड मिलेंगे, ये निष्पन्द मिलेगा और सेंटर में हमको एंटी नोड मिलेगा या प्रस्पंद मिलेगा. तो हमारा x इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू l वाली पोजीशन है. इफ n इक्वल टू 2, 3, 4 एंड सो ऑन देन द स्ट्रिंग विल वाइब्रेट इन 2, 3, 4 एंड सो ऑन लूप्स रेस्पेक्टिवली. यदि n का मान 2 हो, 3 हो, 4 हो या इसी प्रकार n के अन्य मान हो तो रस्सी क्रमशः 2, 3, 4 आदि लूप में कंपन करती है. तो अगर n इक्वल टू 2 है तो हमको 2 लूप मिलेंगे, n इक्वल टू 3 है देन हमको 3 लूप मिलेंगे. इसी तरह से n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी लूपों की संख्या बढ़ती जाएगी. तो दोनों n टर्मिनल पर या दोनों अंत सिरों पर हर स्थिति में हमको नोड या निष्पन्द मिलेंगे जबकि अन्य स्थितियों पर हमको एंटी नोड
नोड, एंटीनोड, नोड, इस तरह से अल्टरनेट ऑर्डर में मिलेंगे या एकांतर क्रम में मिलेंगे। The modes of vibration corresponding to these values of n are known as second, third, fourth modes of vibrations respectively. n के इन मानों के संगत कंपन विधा क्रमशः द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आदि कंपन विधाएं कहलाती हैं। तो अगर n इक्वल टू 2 है देन सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन या द्वितीय कंपन विधा, n इक्वल टू 3 है देन थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन या तृतीय कंपन विधा। इसी प्रकार n के उच्चतम मानों के लिए हमको उच्चतम कंपन विधाएं प्राप्त होंगी। So here we end our session. In the current session, we have discussed about boundary conditions and normal modes. So goodbye.